नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैकबोर्ड डायरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग धातु और धातु का सबसे आखिरी टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, धातुओं की प्राप्ति। ठीक है, इससे छोटा-छोटा डिफिनेशन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, उसको समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ आस-पास जितने भी धातु दिखते हैं, वो तमाम धातु हमारे वातावरण में उपस्थित है। ज़्यादातर धातु हमारा धरती के अंदर है। तो धरती के अंदर आप जानते हैं मिट्टी रहता है, तो शुद्ध धातु तो वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं भाई, उसके साथ कोई मिट्टी लगा हुआ रहेगा और भी बहुत कुछ लगा हुआ रहता है। तो वहाँ से हम लोग खोद के निकालते हैं उसको, तो फिर अपने को उसको मिट्टी को अलग करना पड़ता है, फिर धोना पड़ता है, फिर गर्म करना पड़ता है। बहुत सारा तरीके अपनाने पड़ते हैं, तब जाके हमारे हाथों में धातु आता है। तो क्यों इतना प्रोसेस अपन लोगों को करना पड़ता है? क्योंकि धातु हमारे धरती के अंदर होते हैं और धरती के अंदर केवल शुद्ध धातु नहीं होते, बल्कि उसके साथ बहुत सारा चीजें अशुद्ध पदार्थ भी रहता है। ठीक है दोस्त, जिसको अपन लोग गैंग बोलेंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको। इतनी बात समझ में आया ना आपको कि धातु कहाँ पाया जाता है? धरती के अंदर। वो अकेला नहीं होता है, मिट्टी, कूड़ा करकट और भी बहुत कुछ उसके साथ मिलावट के फॉर्म में रहता है। तो शुद्ध धातु वहां से बिल्कुल प्योर वाला धातु निकालने के लिए अशुद्ध जितने भी पदार्थ है उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसी टोटल प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं धातुओं की प्राप्ति। ठीक है दोस्त, तो वही यहाँ टाइटल है हमारा, धातुओं की प्राप्ति। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक समझ लेते हैं। धरती के अंदर जितने कुछ भी पाए जाते हैं हमारे पास यौगिक या कोई भी तत्व, उनको अपन लोग खनिज बोलते हैं। क्या समझ में आया? जिस धरती के अंदर वो सभी यौगिक जिसमें हमारा क्या पाया जाता है भाई? तत्व पाया जाता है, उसे अपन लोग क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे, या प्राकृतिक रूप में उपस्थित, ऐसे समझ लो इसको। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व या यौगिक, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। अच्छा, तो बहुत सारे नाना प्रकार के बहुत सारे खनिज है, तो सभी खनिजों से अपन लोग धातुओं को प्राप्त नहीं करते, केवल उन्हीं खनिजों से धातुओं को प्राप्त करते हैं जिसमें हमें धातुओं की प्राप्ति की परसेंटेज ज्यादा मिलता है। सपोज करो दो गो पोखर है, ठीक है, एगो पोखर में ना छुटकू छुटकू मछली है, एकदम बहुत कम मछली है, दूसरा पोखर में एकदम बड़ा बड़ा एकदम मस्त मजेदार एकदम ज्यादा परसेंटेज है मछली की। तो आप जब मछली का शिकार करने जाओगे, फिशिंग करने, तो बताओ किसको पकड़ोगे? छोटा वाला मछली या ज्यादा मछली है जिसमें उसको, या बड़ा मछली को? सीधा सा आपका लॉजिक है, कोई भी बच्चा बता देगा ज्यादा मछली जिसमें ज्यादा अपने को परसेंटेज ज्यादा मछली मिलने के चांसेस जहाँ पे, उसको मैं शिकार करूंगा, वहां से फिशिंग करूंगा, वहां से मैं पकड़ूंगा। तो दोस्त वैसे ही है। तो यहाँ पे एक नया वैसा खनिज जिसमें ज्यादा पदार्थ या ज्यादा धातु मिलने की चांसेस होते हैं, वैसे खनिज को अपन लोग अयस्क बोलते हैं। वहीं पे यहाँ लिखा है वे खनिज जिसमें ज्यादा मात्रा में धातु प्राप्त किया जा सकता है, वैसे का अपन लोग क्या बोलते हैं? अयस्क बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। तो जो बाकी बच गया, उसमें जो बाकी बचे हुए खनिज है, क्या उसमें अपन लोगों को धातु नहीं मिलेगा? मिलेगा, उसमें भी धातु मिलेगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा, उसमें कम मात्रा में। तो उसमें क्यों मेहनत करें? धरती के अंदर खुदाई में बहुत पैसा लगता है ना दोस्त, इसीलिए। तो अयस्क समझ में आ गया क्या होता है? वो खनिज जिसमें भरपूर मात्रा में अपन लोगों को क्या मिलता है? धातु मिलता है, उसे अपन लोग क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। इतना ठीक? कोई दिक्कत? सक्रियता श्रेणी, हमारे पास धातुओं के नाम पे सक्रियता श्रेणी में मौजूद धातुएं हैं हमारे पास। टोटल तो बहुत सारा धातु है, उतना अपने को नहीं पढ़ना है, बस इतने सारे धातुओं को ही अपने को पढ़ना है। उम्मीद है आपको ये 2-3 बार देखने को मिल गया होगा। एक तो मैंने पहला चैप्टर अध्याय 1 में भी पढ़ाया आपको सक्रियता श्रेणी, विस्थापन, अभिक्रिया जब आपको बताया था तब भी, अभी भी आप देख लो। कैल्शियम से लेकर एल्युमिनियम तक, इसको बोलते हैं उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु। मतलब इसकी अभिक्रिया करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये पोटासियम और सोडियम, ये दोनों तो भाई पानी मिलते ही आग पकड़ लेता है, खुले में नहीं रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। ये सब आपने पढ़ा ना अभी इसी चैप्टर में। मध्य अभिक्रियाशील वाला धातु, जैसे Zn हो गया, Fe, कॉपर, Hg, और ये सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करता। जैसे सोना चांदी, ना तो पानी में कोई फर्क पड़ेगा, एकदम चमकते रहेगा, पानी के अंदर भी चमकेगा, हवा में भी चमकेगा, कहीं भी रख दो चमके भी करेगा। इसको हवा वातावरण से कोई मतलब नहीं, इस अपना गुणधर्म को जल्दी खोता नहीं। इसका मतलब ये अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए तो नहीं खोता है। और ये लोहा फट अभिक्रिया कर लेता है हवा पानी से, और एकदम जंग लगना चालू हो जाता है। तो ये मध्य में है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग धातुओं को प्राप्त करने की
तरीका को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे उच्च अभिक्रियाशील वाला धातु है वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे प्राप्त करते हैं? विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र रूप में कौन सा धातु प्राप्त नहीं होता है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा उसको टिक मार्क कर दीजिएगा। हालांकि मैंने सभी सही ऑप्शन बोला है, तो खैर कोई बात नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस तरह पूछेगा आपसे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यही हमारा काम का है। मध्य धातु कैसे प्राप्त? ये सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो दोस्त अभी बताया ना, अयस्क कौन होता है? जिसमें भरपूर मात्रा में आपको क्या मिलेगा? धातु मिलेगा, उसे अपन लोग अयस्क बोलते हैं। तो हमारे धरती के अंदर ना बहुत प्रकार के अयस्क हैं। तो एक होता है सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, ठीक है। हम लोग जो पढ़ेंगे ये सल्फाइड और कार्बोनेट, यही दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे होते हैं, ये तो मैंने 3 लिखा है ना। 11th में जाओगे तो बहुत, 11th 12th में बहुत पढ़ने को मिलेगा। तो सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क, यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे? ये मध्य अभिक्रियाशील वाले धातु को प्राप्त करेंगे। ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, सोना चांदी, ठीक है। ये आराम से मिल जाएगा आपको धरती के अंदर। यह आगे देखेंगे यहाँ पे कि धातुओं को प्राप्त करने का हमारे पास स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कौन से स्टेप्स को अपन लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे होता है अयस्कों का समृद्धीकरण, जिसको अपन लोग सांद्रण के नाम से, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है, इससे भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अयस्कों का निष्कर्षण होता है, धातुओं का परिष्करण होता है। एक एक को समझते हैं। सांद्रण का मतलब होता है, ये आपने क्या किया, ये अयस्क है, अयस्क को सबसे पहले सांद्रण करेंगे। सांद्रण का मतलब होता है या समृद्धीकरण। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप धरती के अंदर से जब अयस्क को उठा के लाइएगा, खनिज को उठा के लाइएगा, उसके साथ धूल मिट्टी बहुत सारा परत जमा हुआ रहता है। ये धूल मिट्टी को अपन लोग हटाते हैं, और ये जो धूल मिट्टी रहता है ना, उसको अपन लोग गैंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गैंग, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? गैंग। तो आपसे सवाल पूछेगा गैंग किसे बोलते हैं? तो अयस्कों के साथ और वो सारे अशुद्ध पदार्थ जैसे धूल मिट्टी, उनको अपन लोग क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। इतना लिखोगे पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो उस धूल मिट्टी को मुझे हटाना पड़ेगा। उस धूल मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया को अपन लोग सांद्रण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सांद्रण बोलेंगे। जितना भी अयस्क है सभी में से धूल मिट्टी रहेगा, सबको पहले आपको हटाना पड़ेगा। जब हटाइएगा तो आपको डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का तत्व है, अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है, मध्य अभिक्रियाशील वाला, या कम अभिक्रियाशील वाला। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व को इस तरह से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, मध्य अभिक्रियाशील वाला धातु को इस तरह से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, और कम अभिक्रियाशील वाले को इस तरह से अपन लोग शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। सांद्रण तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब सबसे एक एक को देखना चालू करते हैं। सबसे पहले मध्य वाला को देखते हैं, ठीक है, यही ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। तो मध्य अभिक्रियाशील वाला धातु हमने आपको बताया, जो अयस्क होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है। सल्फाइड और कार्बोनेट, ये क्यों है, कैसा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको। बस इतना समझना है कि सल्फाइड के अयस्क के फॉर्म में पाया जाता है और कार्बोनेट के अयस्क के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो सल्फाइड अयस्क के फॉर्म में मिलेगा, कार्बोनेट अयस्क के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ ऑक्साइड अयस्क भी है। ऑक्साइड अयस्क को अपन लोग नहीं पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और भी बहुत सारे होते हैं अयस्क, उतना नहीं जानना, 2 को अपन लोग ध्यान में रखेंगे। तो ऑक्साइड सल्फाइड अयस्क के भी ना बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे उसमें से धातु होते हैं। तो एक सल्फाइड ऐसा अयस्क जैसे कि Hg, ये मरकरी है ना, मरकरी के अयस्क, वो अयस्क जिसमें से वो सल्फाइड अयस्क, ऐसे समझ लो, वो सल्फाइड अयस्क जिसमें से मरकरी धातु को प्राप्त किया जाता है, उस वाले सल्फाइड अयस्क को अपन लोग सिनाबार कहते हैं। ये बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है। आप सिनाबार से क्या समझते हैं? तो आप ऐसे जवाब दीजिएगा कि मरकरी सल्फाइड का वो अयस्क जिससे अपन लोग मरकरी प्राप्त करते हैं, उसे अपन लोग सल्फाइड अयस्क बोलते हैं। या तो डायरेक्ट ऐसे बोल दीजिएगा, मरकरी का सल्फाइड अयस्क को अपन लोग सिनाबार कहते हैं। समझ में आया दोस्त? तो ये अयस्क के फॉर्म में है, और इस अयस्क में कौन है? सल्फाइड है। गड़बड़ हो गया, हमें तो ये Hg, ये मरकरी है, ये हमें चाहिए, ठीक है दोस्त, ठीक है। ये क्या है? ये मुझे चाहिए, Hg मुझे चाहिए। तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा। मैं कैसे निकालूंगा? पहले तो धूल मिट्टी था,
उसको मैंने, जिसको गैंग बोल रहे हैं, वो गैंग को हटा दिया सांद्रण का प्रोसेस करके। कुछ भी कर देंगे, पानी में डुबा देंगे, हवा चला देंगे, फुहारा चला देंगे तो साफ हो जाएगा। इसके बाद सल्फाइड अयस्क बनेगा, तो सल्फाइड को मुझे उड़ाना पड़ेगा। तो ये सल्फाइड तो गैस है, गैस को हम लोग आसानी से उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं भाई? उसको गर्म करो, गैस अपने उड़ जाएगा। तो उसको अपन लोग गर्म करेंगे। तो सल्फाइड अयस्क को जब अपन लोग गर्म करते हैं तो उस गर्म करने के प्रोसेस को भर्जन बोलते हैं। तो इसको ना उच्च ताप में गर्म किया जाता है, ये नहीं कि निम्न ताप में। अपने बिजली थर्मल पावर प्लांट कभी गए या फिर यूट्यूब में देख लीजिएगा थर्मल पावर प्लांट में, उसमें क्या होता है ना, पानी को एकदम पूरा गर्म किया जाता है कोयले की ताव के ताप पर, बहुत ज्यादा ताप रहता है वहां पे, ठीक है, उस तरह से। तो इसको उच्च ताप पे अपन लोग क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्क को गर्म करेंगे। गर्म करने के प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं भर्जन, ठीक है दोस्त। तो फिर जब आपको उसको गर्म कीजिएगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा, नहीं तो आग तो लगेगा ही नहीं। तो वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करना पड़ेगा तभी ना। तो जब वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं तो वो ये जो धातु है ना, सल्फाइड तो उड़ जाता है, लेकिन क्या हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो ये अब जो मिलेगा आपको धातु ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को भी मुझे उड़ाना पड़ेगा। तो किसी धातु से यदि ऑक्सीजन को हटाते हैं या किसी अभिकारक से यदि ऑक्सीजन को हटाते हैं, तो याद कीजिए पहला चैप्टर जिसमें से मैंने आपको बताया था कि यदि आप HgO मान लिया मिल गया, यदि यहाँ से आपको इस ऑक्सीजन को उठाते हटाते हैं तो ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन। ऑक्सीजन हटेगा तो क्या बोलेंगे, मतलब हटेगा तो घटेगा तो क्या बोलेंगे? अपचयन। इसीलिए यहाँ पे लिखे धातु में फिर अपचयन करेंगे। जैसे ही इस ऑक्सीजन को हटा देंगे तो हम लोग का धातु का शोधन मतलब शुद्ध धातु अपने को मिल जाएगा। ये प्रोसेस होता है सल्फाइड अयस्क का निकालने का, ठीक है। कितने प्रोसेस हो गए याद दिला दूं। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं, गैंग को हटाते हैं, सल्फाइड अयस्क मिल गया, उसको अपन लोग क्या करते हैं, भर्जन करते हैं, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो सल्फाइड तो गया। इसके बाद अपन लोगों को क्या मिल जाता है, धातु का ऑक्साइड मिलता है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन को मुझे हटाना पड़ेगा, तो अपचयन अभिक्रिया करवा देंगे तो अपन लोगों का ऑक्सीजन भी उड़ जाएगा, तो हम लोग का Hg मिल जाएगा। समझ में आ गया। कार्बोनेट में से किसी एक को ले लेते हैं, मान लेते हैं CuCO3, ये वाला। तो ये कार्बोनेट है, देख रहे हैं, कार्बोनेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, CO3 होता है। इस कार्बोनेट अयस्क में कौन फंसा हुआ है, कॉपर फंसा हुआ है। एक उदाहरण ले लिए, ये वो वाला अयस्क कार्बोनेट का अयस्क है जिसमें से अपन लोग कॉपर धातु को प्राप्त करना चाहते हैं। उसी तरह आयरन को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक यही एग्जांपल काफी है आपका। तो कॉपर को क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्राप्त करना चाह रहे हैं, और ये फॉर्मूला है रासायनिक। घबराना नहीं है, बस समझ लाइए कि ये CO3 आपका क्या है, कार्बोनेट है। कार्बोनेट अयस्क को ऐसे दिखाया जाता है। तो भाई ये जो कार्बोनेट है इसमें ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना के यदि मैं इसको उड़ा दूं तो हमारा काम बन जाएगा, गैस को उड़ा दूं। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मुझे बनाना पड़ेगा। तो इसको अब खुले हवा में मैं इसको जला नहीं सकता, गर्म नहीं कर सकता। तो अब इसको क्या करूंगा, फिक्स हवा में इसको गर्म करूंगा, सीमित हवा में, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड सही ढंग से बन के उड़ जाए और फिर हमको क्या मिल जाए, कार्बन का ऑक्साइड मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए अपन लोग निस्तापन करेंगे। भर्जन और निस्तापन दोनों में यही अंतर है। इसमें भी अपन लोग उच्च ताप में गर्म करेंगे कार्बोनेट अयस्क को, लेकिन इसमें जो वायु होगा वो मेरा फिक्स होगा, नियत वायु होगा। इसको क्या बोलेंगे, सीमित वायु। नियत वायु का मतलब क्या, सीमित वायु, फिक्स वायु रहेगा, ठीक है। तो फिक्स वायु में उच्च तापमान में जब कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है तो उस प्रोसेस को निस्तापन बोलते हैं। ये आपका परिभाषा डायरेक्ट पूछता है दोस्त। भर्जन इसे बोलते हैं वो बता दिया। वायु की उपस्थिति, जितना भी वायु, इसमें कोई दिक्कत नहीं, खुले वायु में उच्च ताप में गर्म करके सल्फाइड अयस्क को प्रोसेस को अपना क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। तो ये ऑक्साइड मिलेगा अगेन। तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे CuO मिलेगा, वो फंसा हुआ है कॉपर के साथ। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा। तो यहाँ धातु में अपचयन कर देंगे, लगा देंगे अपचयन अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन उड़ जाएगा आपका। ऑक्सीजन उड़ जाएगा तो शुद्ध धातु कॉपर मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया दोस्त। आगे चलते हैं इधर। ये दोनों तो आपको समझा दिए। उच्च अभिक्रियाशील वाला तत्व ये तो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, यही पे आपको समझा दिए।
तो ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्र रूप का मतलब ये हो गया कि एकदम आराम से मिल जाएगा, जैसे सोना चांदी मिलता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा एक छोटा छोटा वीडियो रील्स वगैरह में कि बहता नदी में, एक तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो वाला मूवी आपने देखा होगा, ये हाल फिलहाल में जो आया है हमारा विक्रम सर का मूवी, उसका नाम भूल गया। प्राचीन काल के लोग रहते हैं, उन लोगों का काम यही रहता है कि नदी में बहता हुआ पानी में रेत जो रहता है उससे छलनी से सोना निकालना, ऐसे छान छान के निकालना। इसका मतलब वो सोना तो शुद्ध है, आराम से मिल गया स्वतंत्र रूप से, एकदम ईटा पत्थर नियर रहता है, बस उसको अलग करके निकाल लीजिए, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। या अभिक्रिया सांद्रण भर्जन निस्तापन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, उसको बोलते हैं स्वतंत्र रूप से प्राप्त होना। स्वतंत्र रूप से कौन प्राप्त होता है, आपका ये वाला सोना चांदी, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं भाई, गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं, इसको पहले गला देते हैं, इसके बाद विद्युत अपघटन करते हैं, इसके बाद शुद्ध धातु प्राप्त होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है, ये बीचे वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले इसी को बताया, ठीक है। कम सल्फाइड अयस्क होता है, फिर भर्जन करेंगे, कम अभिक्रियाशील वाला। कम अभिक्रियाशील वाला इसमें से देखिए कौन है भाई, Au और Ag। अब यही वाला चीज यहाँ पे भरपूर मात्रा में आपको पाया जाता है सल्फाइड अयस्क के साथ, जो उच्च मध्य अभिक्रियाशील वाला धातु है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब ये जो देखिए ये कम वाला है ना, Ag और Au, इसमें भी सल्फाइड अयस्क में पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में। मान के चलिए कि आपने 1 किलो सल्फाइड अयस्क लाया ना, उसमें से बहुत कम है ना, तो मान के चलो कि 2 ग्राम 3 ग्राम आपको सोना मिल गया, लेकिन इस वाले में Hg आपको आधा किलो मिल जाएगा, लेकिन ये वैल्यू रखता है, इसका दाम ज्यादा है, सोना का दाम ज्यादा है, तो उसको चाहे 1 ग्राम निकले चाहे ज्यादा ग्राम कितना निकले, लेकिन है तो सोना ना, उसको तो अपन लोग निकालेंगे ही। इसीलिए इसको भी भर्जन करते हैं धातु। फिर परिष्करण। परिष्करण क्या होता है भाई, जब अपन लोग उसको निकाल लेते हैं धातु को ना, तो फिर भी थोड़ी थोड़ी उसमें कुछ अशुद्ध रहता है, उस अशुद्धियां को पूरी तरह से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। आपने सुना है ना, सोने का पानी चढ़ा देना, तो वो कैसे होता है, विद्युत अपघटन से होता है। नेक्स्ट वाला अभी जो स्लाइड आएगा उस पर अपन लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से वो काम करता है और कौन कौन सा अपन लोग उसमें सॉल्यूशन मिला, ठीक है। फटाफट से उसको देखते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 1 2 3 डन, ओके। तो दोस्त अभी कुछ मुख्य परिभाषा देख लेते हैं, और ये लास्ट वाला जो लिखा है ना मिश्र धातु, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। आप इधर ये स्लाइड पीडीएफ लगा के रखे, यहाँ से आप देखना परिभाषा। वैसे सबका मतलब तो आपको समझा ही दिया है। गैंग क्या होता है भाई, गैंग आपका होते, एक्सक्यूज मी, पृथ्वी के खनिज अयस्कों में रेत मिट्टी आदि जैसे कई औषधियां पाई जाती, जिसे अपन लोग गैंग बोलते हैं। वही लाइन पूरा पढ़ दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो गैंग समझ में आएगा। भर्जन भी आपको समझा ही दिया था। भर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में उच्च तापमान पे गर्म करने की प्रोसेस को अपन लोग या प्रक्रिया को अपन लोग क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। निस्तापन कहते हैं नियत वायु में या फिर सीमित वायु में कार्बन अयस्क को, कार्बोनेट अयस्क को उच्च तापमान पे गर्म करके ऑक्साइड धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ये सांद्रण क्या है भाई, गैंग को हटाने की सांद्रण कहते हैं। ये वाला आपको नहीं मिलेगा तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। अपचयन तो आप जानते हैं, धातुओं से ऑक्सीजन को हटाने की प्रोसेस को अपन लोग अपचयन बोलते हैं, ये तो आपने उसमें भी पढ़ के रखा है। संक्षारण क्या होता है भाई, संक्षारण मैंने आपको अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर में भी बताया है संक्षारण, और जितना वहां बताया ना सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी है। तो संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से अपन लोग सुरक्षा कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वहां से आप लोग याद किए होंगे तो टाइम अपन लोग इसमें वेस्ट नहीं करते हैं, उससे हमारा काम बन जाएगा। संक्षारण क्या होता है भाई, धातुएं अपने आसपास के या तो अम्ल हो जाता है या ठंडापन, आर्द्रता मतलब ठंडापन, वायु, इन सभी के संपर्क में जब जब आता है तब तब वो क्या कर देता है, अपना वास्तविक रूप को खोना चालू कर देता है। जैसे लोहा का कलर अपना धीरे धीरे भूरा होने चालू हो जाता है, जैसे लोहा हो गया, वायु में लोहे पर भूरा रंग आना चालू हो जाता है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। और क्यों होता है, क्योंकि वहां पे परत चढ़ जाता है ऑक्साइड का क्या होता है, परत चढ़ जाता है, इसलिए, ठीक है। तो यही है संक्षारण आपका, ये इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु, ये आपसे सवाल में पूछेगा, जैसे आपने सुना हुआ कांसा
यो अकेले नहीं बनता, स्टील यो अकेले नहीं बनता, उसके साथ ना बहुत सारे धातु मिल के बने हुए रहते हैं, मिक्स करके उस बनाया जाता है फिक्स रेशियो में। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट है इसमें से? एक तो स्टील है, लोहा, ये दोनों मस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है, ये दोनों VVI, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछता है कि पीतल क्या चीज कौन कौन धातुओं के मिक्स करने से बनता है। कॉपर और जिंक को मिलाने से पीतल बनता है। कांसा आपका कॉपर तथा टीन से मिलके बनता है। स्टील 3 गो, लोहा, निकेल एंड क्रोमियम, ये तीनों को मिलाने से बनता है। और सोल्डर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख दिया है तो चलो। लेड और टीन से मिलकर बनता है, लेड और टीन से मिलकर बनता है सोल्डर, ठीक है। नहीं यार ये भी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा था, मुझे याद जहां तक आ रहा है, शोल्डर, ठीक है, लेड और टीन इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारा चीजें तो ठीक ही है, बस हो गया खत्म, यहीं पे हम लोग का ये चैप्टर भी समाप्त होता है। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन लोग कार्बन एवं उसके यौगिक सॉरी सॉरी कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और वो वाला चैप्टर अपन लोगों का मक्खन के लिए चलेगा। और आज हो गया हम लोग का 25 नवंबर, ठीक है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 30 दिसंबर तक केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, तो आई होप 5 दिसंबर तक आपका पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, थियोरेटिकल पोर्शन। इसके बाद अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।